राजनीति शास्त्र 12वीं कक्षा पाठ 1 है राष्ट्र का निर्माण तथा उसकी समस्याएं। इस क्लास में इसके बारे में पढ़ा जाएगा। पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्र किसको कहा जाता है, राष्ट्र बनता कैसे है, राष्ट्र के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। राष्ट्र के लिए सबसे पहले सीमा रेखा होना चाहिए, कोई एक बाउंड्री लाइन होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र होगा उसका एक बाउंड्री लाइन होना चाहिए, एक निश्चित सीमा रेखा होना चाहिए। फिर दूसरा पॉपुलेशन होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, यानी कोई निश्चित भूभाग है वहां पर लोग को भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई निर्जन टापू है उसको राष्ट्र कह देंगे, वहां पर लोग भी होने चाहिए। लोगों के साथ साथ वहां पर एक संप्रभु सरकार होना चाहिए, सॉवरेन गवर्नमेंट होना चाहिए। संप्रभु सरकार का मतलब हो गया ऐसा सरकार जो स्वतंत्र हो अपने निर्णय लेने के लिए, कोई भी निर्णय ले उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं हो, स्वतंत्र हो, उसको कहा जाएगा संप्रभु सरकार। तब राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र तो बन जाएगा कब, यदि उसका एक निश्चित बाउंड्री हो, जनसंख्या हो और एक सरकार हो। लेकिन इसके बाद नहीं वो अधूरा होता है, इसमें एक और चीज होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद के बिना राष्ट्र नहीं हो सकता है। अब राष्ट्रवाद भी कई प्रकार के होते हैं, उसका यहाँ पर डिस्कशन नहीं होगा। राष्ट्रवाद से जो राष्ट्र होता है वो पूर्ण होता है। राष्ट्रवाद अब है क्या, यानी कोई ऐसा सीमा रेखा है जिसमें लोग रहते हैं, सरकार भी है, लेकिन वहाँ के लोगों में आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों में एकत्व का भाव नहीं हो, अपनापन का भाव नहीं हो, तब भी वो राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, या वो ज्यादा अस्थायी नहीं हो सकता है। राष्ट्रवाद है क्या, राष्ट्रवाद है अनेकता से एकता की ओर ले जाने का भाव। अनेकता से एकता की ओर ले जाने का भाव ही राष्ट्रवाद है। जैसे इसका उदाहरण ऐसे ले सकते हैं, और यह भाव आता कैसे, एकता का भाव आता कैसे है, जैसे यह धर्म के आधार पर हो सकता है। यानी धर्म हो सकता है कि कुछ लोगों का धर्म एक है, इसके चलते भी आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं, एकता का अनुभव करते हैं, एक होने का अनुभव करते हैं। तो वह हो सकता है भाषा के आधार पर हो सकता है, धर्म, भाषा या जाति के आधार पर हो सकता है। जैसे गोरे लोग हैं, काले लोग हैं। जो गोरे लोग हैं किसी भी अफ्रीकन कंट्री में चले गए, जो भी गोरे हैं अपने आप ही वो आपस में थोड़ा उनका एकजुटता रहेगा, तो राष्ट्रवाद कहलाएगा। तो भाषा, जाति, अपना संस्कृति के आधार पर भी होता है। एक कल्चर है, एक संस्कृति है, उसके आधार पर भी लोग जुड़ जाते हैं। भारत में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमारे उत्तर भारत में हिंदू के जो देवी देवता है, दक्षिण भारत में भी वही देवी देवता है, लेकिन वहाँ के लोगों से हमारे लोगों की भाषा हम नहीं समझते हैं, लेकिन धर्म दोनों का एक है, दोनों के देवता एक है, वही हमें जोड़े हुए हैं। या एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन जब इंडियन क्रिकेट टीम खेलती है और मैच को जीतती है तो सब लोगों में खुशी का एक भाव होता है, सब में वो जोड़ देता है। क्रिकेट मैच में क्या किया, उसने सबको एक कर दिया, ये करने का जो भाव आ गया वो सब राष्ट्रवाद है। अनेक कर सकते हैं कि राष्ट्रवाद अनेकता से एकता की ओर मोड़ देने का एक भाव है। राष्ट्र हो गया, बाउंड्री लाइन, जनसंख्या हो गया, उसके बाद एक सरकार हो गया, और राष्ट्रवाद का भाव हो गया, यानी सब लोगों में एक अपने देश के प्रति एकता का भाव है। जैसे ही आएगा अपने देश के लिए, सैनिक है सीमा पर अपनी जान तक दे देते हैं, किसके लिए, देश के लिए करते हैं, ये भी तो राष्ट्रवाद है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्र का निर्माण क्यों, किस लिए, राष्ट्र निर्माण की जरूरत क्या है। तो राष्ट्र का निर्माण इसलिए किया जाता है क्योंकि एक राष्ट्रीय पहचान देता है, वो हमें राष्ट्रीय पहचान देता है। और राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य क्या होता है, तो राष्ट्र के जो लोग हैं उनका एकीकरण करना उद्देश्य होता है, राजनीतिक रूप से एकीकरण करना। अब राष्ट्रीय एकीकरण कैसे हो सकता है, राष्ट्रीय एकीकरण
के लिए दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमने कहा भावात्मक रूप से हो गया, इस तरीके से एक देश के प्रति, एक राष्ट्र के प्रति उनका एकत्व का भाव आ जाए। और दूसरा होता है शक्ति के द्वारा हो सकता है। तो राष्ट्रीयकरण का जो लक्ष्य है पूरा करने के लिए दो तरीके अपनाते हैं। राष्ट्र के निर्माण के लिए दो तरीके अपनाते हैं एकीकरण के लिए। एक होता है अधिनायकवादी तरीका, यानी बलपूर्वक, जहाँ जो लोग हैं उनको बलपूर्वक किसी एक साथ जोड़ दिया जाए, फोर्सली कर दिया जाए। तो बलपूर्वक अधिनायकवादी तरीके से, तो एक दुनिया में एक देश है रूस, इसका एग्जाम्पल है, उसने अधिनायकवादी तरीके से रूस का एकीकरण किया और एक बड़ा राष्ट्र का निर्माण कर दिया। लेकिन वो बलपूर्वक था, लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में। लेकिन जैसे ही शासक वर्ग जब कमजोर हुए, सत्ता कमजोर हुई, तो फिर से बिखर गया। रूस 1971 में उसका भी बिखराव हो गया। तो राष्ट्र का निर्माण बलपूर्वक भी किया जा सकता है, लेकिन वो ज्यादा अस्थायी नहीं होता। राष्ट्र का निर्माण एक लोकतांत्रिक तरीके से भी किया जाता है, यानी लोगों को बलपूर्वक नहीं जोड़ करके उनको अपने तरीके से चलने दिया जाता है। तो एक लोकतांत्रिक तरीका है। भारत ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद भारत किस दिशा में बढ़े, तो उसने रास्ता अपनाया लोकतांत्रिक, उदार लोकतांत्रिक रास्ता अपनाया, धर्मनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया, समाजवाद का रास्ता अपनाया और उस दिशा में आगे बढ़ा। इस दिशा में जब आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्र निर्माण थोड़ा धीमे गति से होता है, लेकिन वो अस्थायी होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके को भारत ने अपनाया, धर्मनिरपेक्षता का तरीका अपनाया, समाजवाद का, तो इससे क्या फल मिला, भारत ने क्या उसमें कोई सफलता मिली, क्या भारत में स्थायित्व आया, और अगर आया सफलता मिली तो क्या क्या है। तो उसमें कुछ सफलताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है संवैधानिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक तरीके से रास्ते से भारत आगे बढ़ा और संवैधानिक व्यवस्था कायम किया, एक संविधान का निर्माण किया और संविधान के नज़र में कहा गया कि सब कोई एक समान है, सर्वमान्य संविधान का व्यवस्था किया गया। भारत में संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई। राज्य का निर्माण, भारत में जो पहले से जो राज्य थे, ब्रिटिश दौर में जितने जो भी राज्य थे, अब उनमें नए तरीके से राज्यों की गठन की मांग हुई थी। राज्यों का निर्माण किस आधार पे होता है, जैसे अभी भी है बहुत से भारत के जो राज्य हैं उनमें और कई छोटे छोटे राज्यों की मांग किया जा रहा है अलग होने के लिए। तो सबसे पहले इसका आधार क्या है? आधार होता है प्रशासनिक आधार, प्रशासनिक सुविधा का किस आधार पर हम उसको अलग करते हैं। तो प्रशासनिक सुविधा देखते हैं। अगर हमको लगता है कि वह क्षेत्र है वहाँ प्रशासनिक दृष्टि से वो काफ़ी दूर है, यानी सेंटर से जहाँ उसका जो मुख्यालय वहाँ से दूरी है, तो इसलिए उसको एक अलग ही राज्य का भी गठन कर दिया गया है। तो यह भी एक आधार होता है। और एक भाषा के आधार पर, लेकिन भाषा के आधार पर अगर राज्य का गठन कर दिया जाए तो भारत में भाषाओं की संख्या इतनी अधिक है कि सैकड़ों राज्य बन जाएंगे, तो वह भी सही नहीं है। तो भारत में जो राज्य का गठन किस आधार पे हो, लेकिन भारत यह मांग उठा कि भाषा के आधार पर हमारा एक अलग राज्य हो। और इस दिशा में तेलुगु भाषी जो लोग थे उन लोगों का मांग था कि भाषा के आधार पर हमारा अलग राज्य का गठन हो, लेकिन सरकार ने जब ध्यान नहीं दिया तो उन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। उग्र प्रदर्शन हुआ, कुछ लोगों ने जब आत्मदाह तक कर लिया तो सरकार को मजबूरन भाषा के आधार पर भी राज्य का निर्माण करना पड़ा। हालांकि यह काफ़ी अधिक खतरनाक हो सकता है कि भारत में अगर भाषा के आधार पर कहा जाए तो राज्य, अगर भाषा के आधार पर राज्य बनने लगे तो बहुत अधिक संख्या देगी। और लेकिन 1953 में तेलुगु भाषी जो लोग थे उन लोगों को मांग को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया और उसके साथ रास्ते भी खुल गए। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और इसके तहत अन्य कई राज्यों का भी गठन हुआ। भाषा के आधार पर भी इसी चैप्टर में से आगे वह भी पढ़ा जाएगा कि भाषा के आधार पर और कौन कौन राज्य का गठन हुआ।
हरियाणा है, पंजाब है, भाषा का नाम पंजाबी और हिंदी बोलने वालों के लिए अलग अलग कर दिया गया। तो इसी पाठ में आगे इसके बारे में पढ़ा जाएगा। 1963 में असम से काट करके नागालैंड को अलग कर दिया गया, यानी राज्य का भी निर्माण हुआ। सामाजिक और आर्थिक न्याय। आज़ादी के बाद भारत में जो कुछ लोग ऐसे जो पिछड़े तबके के लोग थे, जिसमें आते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, उन लोगों को भी मुख्य धारा में लाया जाए, उनका भी विकास हो, उसको ध्यान में रखते हुए संविधान में आरक्षण का व्यवस्था किया गया। तो यह भी भारत के लिए बेहतर रहा। और जो आवश्यक भी था, शिक्षा व कानूनी व्यवस्था। भारत में सभी लोगों को शिक्षा की व्यवस्था हो। कानूनी व्यवस्था यानी कानूनी सुविधा भी प्राप्त हो। अगर वो कोई न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो इसकी भी व्यवस्था हो, और भारत में हुआ भी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 यह कहता है कि 26 जनवरी 1965 के बाद, 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी को राजभाषा बना दिया जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा। जो पहले से अंग्रेजी चला रहा था, जब ऐसा जैसे ही अधिनियम आया तो जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, और उनको विरोध को देखते हुए सरकार को नया कानून लाना पड़ा। उसके तहत कहा गया कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, राजभाषा के रूप में चलता रहेगा, यह कहा गया। भारत इस दिशा में जब सफलता में एक और कह सकते हैं विदेश नीति का। भारत का जो विदेश नीति है, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति क्या है, क्योंकि दुनिया है शीत युद्ध के चपेट में था। एक गुट था अमेरिका, और दूसरा गुट था अमेरिका के नेतृत्व में चल रहा, दूसरा गुट सोवियत रूस के नेतृत्व में चल रहा था। दुनिया के देश दोनों गुटों में जुड़ते जा रहे थे। भारत ने किसी भी गुट का पक्ष नहीं लिया, किसी में शामिल नहीं हुआ। जबकि भारत अगर किसी एक का पक्ष लेता तो उसको फायदा हो सकता था, लेकिन भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया। और विश्व शांति को ध्यान में रखते हुए उसने अलग रास्ता अपनाया, गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। उसने गुट निरपेक्षता की नीति के तहत चलते हुए किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, और इसकी जो अपनी व्याख्या थी उससे प्रभावित होकर दुनिया के बहुत से देश इसमें शामिल हुए। या नहीं तो दुनिया को किसी न किसी खेमे में जुड़ना ही था। अब एक ऐसा समूह आया जो दोनों में किसी के साथ शामिल नहीं है, दोनों से दूरी भी नहीं है, दोनों से ज्यादा नजदीकी भी नहीं, यानी गुट निरपेक्षता की नीति का। तो भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता की रही। इससे भारत की एक अपनी पहचान बनी। इससे पता चलता है किसी सरकार का सार्वभौम होने का पता चलता है कि हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, अलग निर्णय ले सकते हैं। भारत एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, उसका एकीकरण आवश्यक है। एकीकरण के लिए भारत ने लोकतांत्रिक तरीके अपनाया, और इसकी सफलताएं भी रही। संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुआ, इसमें बीच में कई राज्यों का निर्माण होता है। सामाजिक आर्थिक न्याय का व्यवस्था किया गया। शिक्षा कानूनी न्याय प्राप्त हो, इसका व्यवस्था किया गया। भारत का जो विदेश नीति है वह भी सही दिशा में आगे बढ़ने लगा। लेकिन इसके बाद भी राष्ट्र निर्माण की कुछ चैलेंजेज है। राष्ट्र केवल निर्माण कर देना वह काफी नहीं है, बल्कि यह जरूरी है कि वो ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना है जो लंबे समय तक वो बना रहे, राजनीतिक रूप से एक रहे। तो कुछ चैलेंजेज है, चुनौतियां हैं। अगर चुनौतियों से हम जीत जाते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो राष्ट्र लंबे समय तक स्थिर रह सकता है। उसमें चैलेंजेज में आते हैं विविधता में एकता। भारत में चूंकि विविधताएं हैं, बहुत ही अधिक धर्म और जाति के लोग रहते हैं, तो क्या ऐसा किया जाए कि सभी अपना अपना विकास करते हुए देश का विकास करें।
तो यह एक चुनौती है, इसमें भारत लगातार इससे जूझ रहा है, चाहे उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो विविधता में एकता अगर स्थापित है तो राष्ट्र सफल है। लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत अगर यह हम चलते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत चलते हैं, तब भी यह सफल है। सभी वर्गों का विकास, लेकिन केवल राष्ट्र बना देना और कुछ जो पिछड़े लोग हैं उनको वैसे ही छोड़ देना, उससे भी राष्ट्र ज्यादा स्थायी नहीं हो सकता है। जो पिछड़े लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में विकास से जोड़ देना, यह राष्ट्र का एक चैलेंज है। अगर वैसा कर देते हैं तो राष्ट्र एक हो सकता है, राजनीतिक रूप से अस्थिर रह सकता है। इन सब के अलावा भी 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ और भी समस्याएं राष्ट्र निर्माण में रहा, और उन समस्याओं में आते हैं बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वास। हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत का जब विभाजन हुआ तो भारत जब आज़ाद हुआ तो इसी के साथ भारत का विभाजन भी हो गया। भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बन गए। मुस्लिम लीग ने एक अलग देश की मांग की और उसका आधार था धर्म। धर्म के आधार पर उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग की और अंत तक उस जिद में अड़े रहे और राष्ट्र का निर्माण किया गया। और बंटवारा के साथ ही जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनकी जब वहाँ हत्याएं शुरू हो गई तो वहाँ से लोगों का पलायन शुरू हो गया और सब आकर के भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर के यहाँ पर शरणार्थी हो गए। अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उनको जगह देना, भूमि देना, भवन देना, रोजगार का कुछ व्यवस्था करना। तो सरकार उस दिशा में भी काम किया। हम कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 से 1952 तक सरकार लगभग उसी में व्यस्त रहा, वही सब कामों में ही लगा रहा और बहुत हद तक भारत सफल भी रहा। रियासतों का विलय। भारत आजादी से पहले भारत दो भाग में बांट सकते हैं, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासतों का भारत। देसी रियासत और एक ब्रिटिश रियासत या ब्रिटिश भारत। जो ब्रिटिश भारत है वो डायरेक्ट अंग्रेजों का अधीन था और जो देसी रियासत है उनमें छोटे छोटे राज्य थे जो ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसी के संरक्षण में चल रहे थे। जो ब्रिटिश राज्य के अधीन था, जो ब्रिटिश भारत था, उसको लाल भारत भी कहते हैं क्योंकि उसको मैप में रेड कलर से दिखाया जाता था। और जो देसी राज्य थे उनको पीले कलर से दिखाया जाता था, इसलिए उसको पीला भारत भी कहा जाता है। तो जैसे ही देश आजाद हुआ, अब देश के लिए एक बड़ी समस्या थी कि उन देसी राज्यों का भारत में विलय कैसे हो। यह व्यवस्था किया गया कि जो भी देसी रियासत है या तो भारत में मिल सकते हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, या चाहे स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे था कि देसी जो राज्य उनका एकीकरण भारत में कैसे विलय कराया जाए, कैसे विलय हो। और वह देसी रियासतों की संख्या काफी अधिक थी, 562 के करीब देसी रियासत थे। उनमें कुछ बड़े रियासत भी थे, कुछ मध्यम आकार के, कुछ छोटे थे। बड़े आकार के जो रियासत थे उनमें थे हैदराबाद, मैसूर है, जम्मू कश्मीर है। मध्यम आकार के थे वे थे ग्वालियर, जोधपुर, जयपुर, भोपाल है, बड़ौदा है, ये रियासत है। और छोटे आकार के तो रियासतों की संख्या बहुत ही अधिक थी। अब उसे कैसे विलय कराया जाए, यह एक समस्या थी। तो सरदार पटेल ने देसी रियासतों को प्रेम से विलय के लिए आमंत्रित किया और बहुत से देसी रियासत थे विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भी दिए। कुछ ऐसे भी देसी रियासत थे जो प्रेम की भाषा नहीं समझे, तो सरदार पटेल ने उनको धमका करके भी, या कह सकते हैं दबाव देकर के भी हस्ताक्षर करा लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी देसी रियासत थे जो दबाव में भी नहीं किए, और इसमें आते हैं हैदराबाद, कश्मीर भी आते हैं, और भी रियासत थे। तो हैदराबाद में उसमें शासक थे ये निजाम कहलाते थे। निजाम का था उसका जो पाकिस्तान के तरफ उसका झुकाव था,
तो वह उसने कहा कि हम स्वतंत्र अपने अस्तित्व बनाए रखते हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। वहाँ की जनसंख्या अधिकतम थी, वह हिंदू जो लोग थे, हिंदू लोग ने उसकी भावना को समझते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। तो निजाम ने वहाँ राजा फौज तैयार कर दी उनको दबाने के लिए, राजाकारों की फौज कहा जाता है। उस फौज का गठन कर दिया और दबाने के लिए उनको भेज भी दिया। तो जो फौज थी उसने हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। उसको देखते हुए सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई किया और हैदराबाद का भी भारत में विलय करा दिया। जितने रियासत थे लगभग सबका भारत में विलय हो गया है। एक रियासत जो कश्मीर का रियासत था, जम्मू कश्मीर का, वह रियासत उसके राजा थे, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे राजा हरि सिंह। कश्मीर के जो राजा थे राजा हरि सिंह, उन्होंने स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की बात कही, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण कर दिया और जब कोई उपाय नहीं देखा तो राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद भारत की फौज गई और पाकिस्तानी सेना को रोक दी। इस मामला को भारत के उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस मामले को यूएनओ में ले गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में ले गए। सुरक्षा परिषद ने तत्काल प्रभाव से यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा, यानी जो जहां है वहीं पर रुक जाए। इसके तहत यह हुआ कि पाकिस्तान जो अंदर तक जम्मू कश्मीर के घुस गया था, लगभग 1/3 हिस्सा उसके अंदर में ही रह गया। उसके बाद कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि अभी स्थिति सामान्य होने दिए जाए, सामान्य जब हो जाएगा तो लोगों का जनमत देखा जाएगा, लोक निर्णय के अनुसार फैसला किया जाएगा, यानी लोग जिधर रहना चाहेंगे उधर चले जाएंगे, भारत या पाकिस्तान में चुनाव करेंगे। लेकिन भारत का तर्क है कि जितने देशी रियासत थे उनका भारत में विलय कैसे वैध माना गया। सबने जो वहाँ के जो प्रतिनिधि है, शासक है, उन्होंने साइन कर दिया तो भारत में विलय वैध माना गया। उसी प्रकार अगर जम्मू कश्मीर के भी राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर साइन कर दिया तो उसको भी भारत का अभिन्न हो गया और इस पर हम किसी दूसरे देश के उपस्थिति में या कह सकते हैं तीसरा पक्ष की उपस्थिति में हम बात नहीं कर सकते, वो तो हमारा अभिन्न अंग है। छब्बीस अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसी के बाद से भारत मानता है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान के अंदर में रहा, उसने उसको आजाद कश्मीर का नाम दिया। और भारत का यह वह दौर था, भारत में संविधान का निर्माण चल रहा था और जम्मू कश्मीर की स्थिति थी जिस प्रकार की स्थिति थी, यूएनओ ने कह दिया वहाँ के लोगों का जैसा विचार होगा उसी के अनुसार फैसला किया जाएगा। उनको प्रभावित करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के लिए संविधान में 370 के तहत कह दिया कि उनको एक विशेष राज्य का दर्जा रहेगा। तो विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया, उनका अलग एक संविधान भी रहेगा, संविधान उनके लिए अलग निर्माण भी हो गया और 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो लागू हो गया। लेकिन पाकिस्तान यहीं तक नहीं रुका, उसने 1965 में हमला कर दिया, भारत पर हमला कर दिया। 1965 में जब हमला किया उसकी हार भी हुई, जिस हार का पराजय के बाद पाकिस्तान के साथ 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। वो समझौता को पालन करने के बजाय दोबारा उसने भारत पर आक्रमण कर दिया 1971 में। पाकिस्तान की तो पराजय हुई ही, उसके साथ ही पाकिस्तान दो टुकड़ों में भी बट गया, एक बांग्लादेश बना और पाकिस्तान बना। और 1972 में शिमला समझौता हुआ, 1971 का जो युद्ध हुआ उसका समझौता शिमला में 1972 में हुआ। यह दो युद्ध में हार के बाद, पराजय के बाद भी पाकिस्तान नहीं रुका,
दोबारा जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उसी समय दोबारा पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल वाले इलाके पर आकर घुसपैठ कर ली, कारगिल पर आकर के अधिकार कर लिया और भारत ने उसका जवाब देते हुए कार्रवाई किया और पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। ये 1999 में। और उसके बाद भी पाकिस्तान बैठा नहीं रहा, लगातार भारत को परेशान करने का उसका नीति लगा रहा। भारत ने समझ गया कि डायरेक्ट युद्ध में, आमने सामने की लड़ाई में हम भारत से कभी नहीं जीत सकते हैं, तो उसने छद्म युद्ध का सहारा लिया, यानी आतंकवादी भेजे। भारत पाकिस्तान की नीति रही है कि भारत को हम कभी नहीं हरा सकते हैं, सीधे युद्ध पर कभी नहीं हरा सकते हैं, तो उसको इतने घाव देना है, उसको हजारों घाव देने हैं जो हमेशा रिश्ते रहे। और वो कैसे होगा? तो लगातार आतंकवादी हमले करें, आतंकवादी लगातार भेजते रहे और आतंकवादी हमला कराते रहे। पर उसके बाद जब 2014 में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए, उस समय कुछ ऐसी घटनाएं भारत में घटी कि जो स्थिति था जब वो तेजी से बदला, विचार लोगों का बदला, देश का मूड बदला। और वह सब स्थिति को देखते हुए, जम्मू कश्मीर की समस्या को देखते हुए 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था 370 का, अनुच्छेद 370 का, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। और न केवल उन्होंने समाप्त किया बल्कि उसे 2 भागों में बांट दिया। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा, एक जम्मू कश्मीर रहा और दूसरा लद्दाख का। दोनों को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई, उन्होंने जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 है उसको समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का जो विशेष जो राज्य का दर्जा था वो समाप्त हो गया। यहाँ तक है पार्ट 1 राष्ट्र निर्माण की समस्याओं का, यह आधा पार्ट है। इससे बाकी जो आधा है अगले क्लास पर होगा।